आर्टिकल का स्टार्ट करें। ज्योति मीना, मनीषा कुमारी सिंगाड़िया, रेडमी अपना नाम चेंज करो। निकिता चौधरी, साक्षी यादव, प्रिया राठौर, रुचि कुमारी मीना, पूजा कुमावत, खुशबू सिरोहिया, निकिता अंजना, नीतू बागड़ी। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर है ना? हाँ, अभी स्टार्ट करते हैं बेटा। एक दो जने को और देख लेते हैं ज्वाइन करने वाले को। हाँ बेटा, आज अपन आपको वैसे तो प्रैक्टिकल क्लासेस अपनी जब होंगी जब बताएंगे कि कैसा ले रहे हैं प्रायोगिक अभ्यास। किसकी बात कर रहे हैं? अपन ने स्टडी ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, समसूत्री विभाजन का अध्ययन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बेटा अपन क्या करेंगे, प्रायोगिक अभ्यास है ये। प्याज के मूलाग्र मतलब रूट टिप्स तथा कलिका के समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करना। अपना प्रैक्टिकल एक्सरसाइज क्या है? टू स्टडी द माइटोसिस इन अनियन रूट टिप एंड मियोसिस इन द फ्लावर बड। अपना प्रैक्टिकल अभ्यास, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज क्या है? टू स्टडी माइटोसिस एंड मियोसिस इन अनियन रूट टिप एंड फ्लावर बड। किसी भी प्याज के मूलाग्र मतलब, मूलाग्र का मतलब रूट टिप तथा कलिका में, फ्लावर बड में समसूत्री विभाजन व अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करना। पहले तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन में देती हूँ बेटा। जो समसूत्री विभाजन है सर्वप्रथम डब्ल्यू फ्लेमिंग द्वारा 1882 में प्रयोग किया गया था। अपन माइटोसिस पढ़ भी चुके हैं। तो जो समसूत्री विभाजन है उसको 1892 में डब्ल्यू फ्लेमिंग ने प्रयोग में लिया था। यह कोशिकाओं में होने वाला विभाजन है। इसमें निर्मित संतति कोशिकाओं के गुण व क्रोमोसोम संख्या मात्र कोशिका के समान होते हैं। अब इसकी प्रक्रिया क्या है? मीन तो अपन जब प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे तो माइटोसिस की प्रक्रिया क्या है। तो बेटा समसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए प्याज की मूल लेकर उसका अग्रस्त सिरा काट देते हैं। अपन ने देखा था, अपन ने लैब में एक प्याज ली थी और एक कॉनिकल फ्लास्क में पानी भर दिया था और प्याज को उस कॉनिकल फ्लास्क में से पानी भरा था उसमें रख दिया था। तो इस प्याज में से क्या हुआ, अनियन में से रूट्स निकलने लगी। अनियन में से 3 या 4 दिन में रूट्स निकलने लग जाती हैं। तो अपन क्या करते हैं, प्रोसीजर प्रक्रिया में समसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए प्याज की मूल लेकर उसका अग्रस्त सिरा काट देते हैं। प्याज की अपने रूट टिप्स ली और इन रूट टिप्स को काट दिया। तो मूल के मैम, हाँ बेटा, मैम ये प्याज को कितनी देर तक रखते हैं कॉनिकल फ्लास्क में? कॉनिकल फ्लास्क में रखो या बीकर में रखो, 3-4 दिन में से, 3-4 दिन 5-6 दिन में से प्याज में से बेटा रूट्स डेवलप हो जाती हैं। प्याज के नीचे से रूट्स निकलने लग जाती हैं।
तो जैसे आपने पूछा कितने दिन, 3-4 दिन में नहीं तो बहुत ज्यादा 5-6 दिन में बेटा रूट्स प्याज में से निकलने लग जाती हैं। तो जो प्याज के रूट टिप्स हैं मतलब उनको अपन कट करते हैं किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ ब्लेड, ब्लेड की सहायता से। तो प्याज की मूल लेकर उसका अग्रस्त सिरा काट देते हैं और मूल के सब टर्मिनल भाग को लेकर उसे एसिटोकार्बीन से अभिरंजित कर स्लाइड पर रखकर हल्का सा स्प्रिट लैंप पर गर्म कर लेते हैं। बेटा जब प्याज में से रूट्स निकलने लग जाती हैं तो अपन एक वॉच ग्लास लेते हैं, जैसे आप लोग सभी अवेयर हो, जैसे कि एलगी का प्रैक्टिकल करते हैं, उस वॉच ग्लास में अपन पानी लेते हैं पहले तो, और उस वॉच ग्लास में अपन प्याज की रूट टिप्स को एकत्रित कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। फिर क्या बता रही हूँ, इन रूट टिप्स को अपन किससे अभिरंजित करते हैं, किससे स्ट्रेन करते हैं, अपन अभिरंजित करते हैं एसिटोकार्बीन से। हाँ आप बोलो बेटा कुछ क्वेश्चन पूछना है तो बोलो। इन प्याज टिप्स को अपन एसिटोकार्बीन से अभिरंजित करते हैं, मतलब वी स्ट्रेन द रूट टिप्स of the onion with the help of acetocarmine। अब जब अपन ने प्याज की रूट टिप्स को एसिटोकार्बीन से अभिरंजित कर लिया तो इनको अपन फिर एक स्लाइड लेते हैं और रूट टिप्स को स्लाइड पर रखकर हल्का सा स्प्रिट लैंप होता है ना, हल्का सा स्प्रिट लैंप पर गर्म कर लेते हैं। एसिटोकार्बीन से रूट टिप्स को स्ट्रेन करने के बाद इन रूट टिप्स को जो कि अभिरंजित है इससे एसिटोकार्बीन से, इनको अपन एक स्लाइड पर रख लेते हैं और स्लाइड पर रखकर इसको हल्का सा अपन स्प्रिट लैंप के द्वारा गर्म कर लेते हैं। अब हल्के हाथ से कवर स्लिप के ऊपर थपकाते हैं, मतलब स्लाइड के ऊपर अब जो सेक्शन लिया इसका रूट टिप का किस पे सेक्शन लिया, स्लाइड के ऊपर, अब इस सेक्शन के ऊपर अपन कवर स्लिप लगा देते हैं जिससे सभी कोशिकाएं थोड़ी पृथक हो जाएं, वह माइटोसिस की विभिन्न अवस्थाएं दृष्टिगोचर हो सके। ज्यादातर बेटा जैसे कि अपन ने स्प्रिट लैंप से गर्म कर लिया, स्प्रिट लैंप से गर्म करने के बाद उस सेक्शन के ऊपर मतलब अनियन रूट टिप के ऊपर जो कि अभिरंजित है उसके ऊपर अपन ने कवर स्लिप लगा दी और थोड़ा सा उसको टीज भी कर दिया, मतलब अपन उसको थपकाते हैं विद द हेल्प ऑफ नीडल और फोर्सेप्स जिससे कि सारी कोशिकाएं अलग हो जाएं। तो अपन क्या देखते हैं, ज्यादातर अपन को मिलेगा बेटा मेटाफेज अवस्था दिखाई देती है या एनाफेज या टेलोफेज। अपन क्या देखते हैं, मेटाफेज अवस्था या एनाफेज अवस्था या टेलोफेज अवस्था। तो पहले तो अपन इंटरफेस की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशंस। आप किसकी बात कर रहे हैं, प्रेक्षण की। प्रेक्षण को किसको बोलते हैं, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। तो अब ऑब्जर्वेशन में क्या देखेंगे, इंटरफेज अवस्था। तो इस समसूत्री विभाजन की मतलब जो इंटरफेस है ये माइटोटिक डिवीजन की विश्राम अवस्था दिखाई देती है और इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली व केंद्रिक स्पष्ट दिखाई देती है। इंटरफेज में बेटा क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व न्यूक्लियोलस अच्छी तरह से दिखाई देते हैं और जो क्रोमोसोम है 2 क्रोमेटिड्स द्वारा निर्मित होता है। तो क्रोमेटिन जाल के रूप में लंबे पतले धागे समान क्रोमोसोम्स बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। और दूसरी स्टेज है बेटा प्रोफेज, वो अपन इसमें नहीं देखते हैं लेकिन फिर भी प्रोफेज भी दिख जाए तो प्रोफेज की आरंभिक अवस्था में केंद्रक झिल्ली व केंद्रिक पूर्ण रूप से स्पष्ट अवस्था में दिखते हैं और क्रोमोसोम निर्जलित होकर मोटे व कुंडलित हो जाते हैं। प्रोफेज की अंतिम अवस्था में केंद्रक झिल्ली व केंद्रिक लुप्त हो जाते हैं। पहले तो बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा था, न्यूक्लियोलस भी दिखाई दे रहा था, लेकिन जो माइटोसिस की प्रोफेज अवस्था है उसमें अंतिम अवस्था, प्रोफेज की अंतिम अवस्था में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्रक झिल्ली है, वह केंद्रिक भी
लुप्त हो जाते हैं। छोटे व मोटे क्रोमोसोम्स पर सेंट्रोमियर, प्राथमिक व द्वितीय संकीर्ण स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो मध्यवर्ती पट्टिका स्पष्ट होती है। अब बेटा दिखेगा क्या अपन को? मेटाफेज। मेटाफेज की बात करते हैं जब अपन अनियन रूट टिप्स को, जिसको कि अपन अभिरंजित कर देते हैं एसिटोकार्बिन से, फिर स्लाइड पे रखते हैं, उसके ऊपर कवर स्लिप लगा देते हैं और उसको जब माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो पहले तो लो पावर में देखेंगे अपन, फिर हाई पावर में देखेंगे। तो लो पावर क्या है बेटा? 10x या 25x, और हाई पावर क्या है? 40। ठीक है, तो अपन को क्या दिखाई देगा बेटा? मेटाफेज अवस्था दिखाई देगी। मेटाफेज अवस्था का कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि जब अपन इसको देखेंगे, स्लाइड को सर्च आउट करेंगे, माइक्रोस्कोप पे देखेंगे, तो अपन को दिखेगा जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टिका इक्वेटोरियल प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। तो अपन पहचान लेते हैं बेटा, ये जो स्टेज है माइटोसिस की, वो क्या है? मेटाफेज अवस्था है। तो जब अपन स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखते हैं, तो मेटाफेज को कैसे पहचानते हैं? मेटाफेज में क्या होता है बेटा? अपन को माइक्रोस्कोप में बिल्कुल क्लियर दिखेगा, जो क्रोमोसोम्स हैं, गुणसूत्र हैं, वो मध्यवर्ती पट्टिका इक्वेटोरियल प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। दूसरा, केंद्रक व केंद्रक झिल्ली पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई नहीं देती, न्यूक्लियोलस दिखाई नहीं देता। अब आप कहोगे पहचानते कैसे हो? पहचानने का एक ही लक्षण है, जो गुणसूत्र है, वापिस रिपीट कर रही हूँ, वो इक्वेटोरियल प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। और इस अवस्था में, मेटाफेज में, क्रोमोसोम्स काफी छोटे होते हैं, मोटे होते हैं। क्रोमोसोम्स छोटे भी होते हैं, chromosomes are small and thick, and these chromosomes they get arranged on the equatorial plate. तो प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड पाए जाते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम में जो कि इक्वेटोरियल प्लेट पर व्यवस्थित है, उनमें 2 क्रोमेटिड पाए जाते हैं और 2 ही सेंट्रोमियर पाए जाते हैं, और सेंट्रोमियर से तरकु बनने लगते हैं। तो अगर अपन को ये देते हैं बेटा अनियन रूट टिप का, मतलब माइटोसिस का एक्सपेरिमेंट आपकी क्लास में आए अगर, तो आप उसका क्या लिख दोगे? जैसे कि मैंने बताया आपको कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? प्याज के मूलाग्र में समसूत्री विभाजन का अध्ययन करना, टू स्टडी माइटोसिस इन द अनियन रूट टिप। दूसरा अपन क्या लिखेंगे? प्रोसीजर, प्रक्रिया समझा देंगे। प्रक्रिया में आप सिंपल सा लिखोगे कि प्याज की मूल लेकर उसका अग्रज सिरा काट देते हैं, फिर इन रूट टिप्स को, मतलब इन मूलाग्र को अपन एसिटोकार्बिन से अभिरंजित करते हैं, और एसिटोकार्बिन से अभिरंजित करने के बाद इन रूट टिप्स को, प्याज की रूट टिप्स को स्लाइड पर रखकर हल्का सा स्प्रिट लैंप पर गर्म कर लेते हैं। इसके बाद कवर स्लिप से ढक देते हैं किसको? अनियन रूट टिप को, और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेक्शन को देखते हैं। और ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखोगे प्रैक्टिकल में? माइटोसिस की अवस्था। तो माइटोसिस है ना, माइटोसिस की अवस्था कौन सी लिखोगे? मेटाफेज। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे? मेटाफेज और एनाफेज। तो मेटाफेज में क्या बताया? केवल आप इतना लिखोगे, एक डायग्राम बनाओगे मेटाफेज वाला, कि क्रोमोसोम मध्यवर्ती पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं और केंद्रक व केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड व सेंट्रोमियर पाए जाते हैं। फिर आप दूसरी अवस्था में दिखेगी इसमें एनाफेज। उसका नाम क्या है बेटा? एनाफेज। तो एनाफेज में आपको क्या दिखेगा बेटा? जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं तो वो संकुचित हो जाते हैं, और जो क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, तो क्रोमेटिड्स पोल्स की ओर गति करने लगते हैं, ध्रुवों की ओर गति करते हैं। ये अपन को एनाफेज में दिखेगा। तो यह मतलब एनाफेज समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी प्रावस्था मानी जाती है, और
सेंट्रोमियर 2 में विभक्त हो जाता है। और मेन पॉइंट क्या लिखोगे, तर्कों के स्पिंडल फाइबर्स के संकुचित होने से जो क्रोमेटिड्स हैं वो ध्रुवों की ओर, पोल्स की ओर गति करने लगती हैं। एनाफेज में क्या लिखोगे कि जो क्रोमेटिड्स हैं वो अपोजिट पोल्स की ओर गति करते हैं। और इस प्रावस्था में, एनाफेज में, क्रोमोसोम का आकार स्पष्ट दिखाई देता है, मतलब क्रोमोसोम वी शेप का दिखाई देता है, जय आकार का भी दिखाई देता है। तो मतलब एनाफेज में मेन पॉइंट क्या है बेटा, क्रोमेटिड्स छोटे होते हैं, मोटे होते हैं। ये तो चलो आप नहीं भी लिखो चल जाएगा, लेकिन मेन पॉइंट क्या है, तर्कों माने जो स्पिंडल फाइबर्स बने, स्पिंडल फाइबर्स के संकुचित होने से क्रोमेटिड्स ध्रुवों की ओर, ध्रुवों मतलब पोल्स की ओर गति करते हैं। और इस प्रावस्था में, एनाफेज में, क्रोमोसोम्स का आकार स्पष्ट दिखाई देता है। मेटाफेज की स्थिति बताओगे तो लिख दोगे जो क्रोमोसोम्स हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर व्यवस्थित हैं। एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं या क्रोमेटिड्स हैं वो अपोजिट पोल्स की ओर गति करने लगते हैं। तीसरी स्टेज में दिखाओगे अगर दिखे तो टीलोफेज। टीलोफेज क्या है बेटा, क्रोमोसोम केंद्रक झिल्ली से घिरे हुए दोनों ध्रुवों पर दिखाई देते हैं। एनाफेज में क्या बताया, जो गुणसूत्र है वो ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, विपरीत पोल्स पर पहुंच जाते हैं। अब टीलोफेज में क्या हो रहा है बेटा, जो क्रोमोसोम्स, जो गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच गए, उनके चारों ओर क्या बनने लगती है, एक केंद्रक झिल्ली बनने लगती है। मतलब क्रोमोसोम्स केंद्रक झिल्ली से घिरे हुए दोनों ध्रुवों पर दिखाई देते हैं। इस समय क्रोमोसोम्स लंबे पतले धागे के समान दिखाई देते हैं। पहले क्रोमोसोम्स कैसे थे, छोटे थे, मोटे थे, लेकिन जब बेटा टीलोफेज की अवस्था है तो क्रोमोसोम्स कैसे दिखाई देते हैं, लंबे पतले धागे जैसे होते हैं। Chromosomes appear like long thread-like structures and nuclear membrane is formed around the chromosomes at the opposite poles. तो क्रोमेटिन का जाल निर्मित कर लेते हैं। वह केंद्रक झिल्ली भी स्पष्ट दिखाई देती है। टीलोफेज में बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व न्यूक्लियोलस भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। और दोनों ध्रुवों पर, दोनों पोल्स पर दो केंद्रक उपस्थित होते हैं। और ये विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। ये विभाजन क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस। क्यों, क्योंकि दो बन गए ना, दो न्यूक्लियस बन गए, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। मतलब क्रोमोसोम केंद्रक झिल्ली से घिरे हुए दोनों ध्रुवों पर दिखाई देते हैं और प्रत्येक क्रोमोसोम के चारों ओर विपरीत ध्रुवों पर क्या बन जाती है, केंद्रक झिल्ली बन जाती है। इसलिए इस विभाजन को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। अब लास्ट है बेटा साइटोकाइनेसिस। तो यह कैरियोकाइनेसिस के पश्चात होता है। ये नहीं लिखोगे आप क्योंकि, लेकिन फिर भी आपका लास्ट अवस्था है तो इसमें केंद्रक पूर्णतया पृथक हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जो केंद्रक है पूरी तरह से पृथक हो जाते हैं और प्रत्येक केंद्रक में कुंडलित क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। प्रत्येक केंद्रक में कुंडलित क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और केंद्रिक न्यूक्लियोलस उपस्थित होता है। तो केवल आप इतना सा लिखोगे, मेटाफेज और एनाफेज दो ही अवस्था बता दोगे तो भी आपका प्रैक्टिकल हो जाता है। तो प्रैक्टिकल में अनियन रूट टेप्स, उसका ऑब्जर्वेशन में आप डायग्राम बना दोगे और मेटाफेज एनाफेज को एक्सप्लेन कर दोगे और प्रोसीजर तो बताओगे प्रक्रिया, और इसको मतलब किस तरह से करते हैं। तो इस तरह से अपन इसको परफॉर्म भी करेंगे। अभी चूंकि बंद है ऑफलाइन क्लासेस तो अपन ऑनलाइन तो इसको समझ लेते हैं। हाँ बेटा आप पूछो। हाँ बेटा मैम मेटाफेज को रिपीट कर दो, वो मैं क्लास में नहीं पाई। इसको रिपीट कर देती हूँ बेटा। मेटाफेज में आप क्या बताओगे, सबसे पहले तो देखो मेटाफेज में चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स गुणसूत्र
इक्वेटोरियल प्लेट पर व्यवस्थित होते हैं। क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। जैसे कहा आपने मेटाफेज को बताओ तो सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है? जो गुणसूत्र हैं मध्यवर्ती पट्टिका पर व्यवस्थित होते हैं। इंग्लिश में ही बोल रही हूँ। इन मेटाफेज द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। और मेटाफेज में क्रोमोसोम्स काफी छोटे होते हैं, व मोटे होते हैं। क्रोमोसोम्स आर स्मॉल एंड थिक इन मेटाफेज। तीसरा पॉइंट ये लिख दोगे, केंद्रक व केंद्रक झिल्ली पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। मतलब इन मेटाफेज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर कंप्लीटली डिसअपियर्ड। मतलब मेटाफेज अवस्था में जो केंद्रक है, न्यूक्लियोलस है, व न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्रक झिल्ली है, वो पूरी तरह से लुप्त हो जाती है। ठीक है। और सेंट्रोमियर से कर्कू बनने लगते हैं। मतलब स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेंट्रोमियर्स। और क्रोमोसोम्स बहुत स्पष्ट होते हैं। क्रोमोसोम्स मेटाफेज में बहुत ही स्पष्ट होते हैं। और मेटाफेज के अंतिम चरण में सेंट्रोमियर लंबाई में विभाजित हो जाते हैं। जो सेंट्रोमियर है ना बेटा, वो लंबाई में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, ये लिखोगे आप मेटाफेज में और इसका डायग्राम बना दोगे। अब बताओ और किसी को कुछ पूछना है बेटा? ये लिखोगे आप, ये आपको उनको क्लियरली दिखेगी स्ट्रेज। अगर रूट टिप्स अच्छी तरह है, काफी मैच्योर है, तो ये स्ट्रेज अपन को दिखेगी। और किसको पूछना है तो पूछो, नहीं तो ये प्रैक्टिकल में अपन ऐसे इसको परफॉर्म करेंगे, ऐसे इसको परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकल में। ठीक है ना। फिर अब इसके बाद अपन दूसरा प्रैक्टिकल ले लेते हैं मियोसिस का। तो हाँ बेटा, आप इसे ऑफलाइन प्रैक्टिकल में करवाओगे? क्या बेटा, क्या बोलो, वापस बोलो एक बार। आपने जो समझाया था इसको ऑफलाइन करवाओगे ना बाद में जब क्लास स्टार्ट? ये तो बेटा ऑनलाइन चली रही है। अगर ऑफलाइन होते ही अपने प्याज रखी थी, उसमें से रूट्स निकल भी गई थी, लेकिन फिर हम आपको परफॉर्म भी कराएंगे। रूट्स निकल गई थी, लेकिन फिर वो लॉकडाउन लग गया ना, मतलब कर्फ्यू लग गया, इसलिए बेटा अपन ने अभी तो ऐसे शुरू किया है आपको। एक मैं आपको ये भी बता देती हूँ, दही वाला, जो दही वाला था आपका, वो भी बता देते हैं आपको किस तरह से आप करोगे, है ना। वो वाला भी बता देते हैं। बैक्टीरिया का आप कह रहे थे ना, आपने नहीं किया है, तो बैक्टीरिया वाला भी बता दो। हाँ बेटा, मैम एक बार इसका मतलब लिखने का तरीका बता दो, कैसे क्या लिखना है, समझ में नहीं आया। लिखने का तरीका बताया ना बेटा, अब वापिस बता देते हैं आपको, ध्यान से सुनना। पहले तो ऑब्जेक्टिव लिखोगे। आपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बना ली ना। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। तो आपका उद्देश्य क्या है बेटा? अब उद्देश्य में क्या लिखोगे ये बताओ पहले तो। उद्देश्य में टू स्टडी द माइटोसिस इन अनियन रूट टिप्स। आ गया बेटा, माइटोसिस का अध्ययन करना किसमें? अनियन की रूट टिप्स में। पहले ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, फिर मटेरियल्स रिक्वायर्ड। तो मटेरियल्स कौन कौन से? अनियन है, अनियन रूट टिप्स है। और रिएजेंट्स रिक्वायर्ड, रिएजेंट्स कौन कौन से हैं? एसिटोकार्बीन है। ठीक है। और अपन ने क्या यूज किया है? ग्लिसरीन माउंट करें तो ग्लिसरीन है। कभी अपन HCl भी लेते हैं तो मटेरियल्स एंड रिएजेंट्स लिख देंगे। फिर अपन प्रक्रिया लिख देंगे। प्रक्रिया में मैंने आपको बताई थी कि अनियन की रूट टिप्स को अपन लेते हैं और इन रूट टिप्स को काटकर अपन एसिटोकार्बीन से अभिरंजित करते हैं। ये प्रोसीजर में लिखना है। और एसिटोकार्बीन से अभिरंजित करने के बाद इन अनियन रूट टिप्स को अपन एक स्लाइड पर रखते हैं। और इस स्लाइड को बेटा ऐसी तरह लिखना है, स्लाइड को अपन स्प्रिट लैंप पर हल्का सा गर्म कर लेते हैं। और इसके बाद जब अपन ने हल्का सा गर्म कर लिया अनियन रूट टिप्स को, जो कि अभिरंजित थी, उसके ऊपर एक कवर स्लिप रख देते हैं। और कवर स्लिप रखने के बाद अपन इनको अनियन रूट टिप्स को माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। फिर अपन इसका ऑब्जर्वेशन लिख देंगे, रिजल्ट्स लिख देंगे। तो रिजल्ट्स में अपन को लिखेंगे बेटा मेटाफेज दिखिए अपन को, मेटाफेज अवस्था का डायग्राम बना देंगे और मेटाफेज में लिख ही देंगे, क्योंकि बार बार रिपीटेशन हो जाएगा कि भाई मेटाफेज में बेटा रिजल्ट्स में क्या आ रहा है कि जो गुणसूत्र है बेटा
वो इक्वेटोरियल प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। दूसरा मेन पॉइंट ये आ गया, जो केंद्रक झिल्ली है वह केंद्रिक है, वो भी लुप्त हो जाते हैं। और बेटा एनाफेज दिख रहा है तो एनाफेज में भी लिख देंगे। तो ये आपका इस तरह से प्रैक्टिकल पूरा हो जाता है, इस तरह से इसको लिखेंगे। अब किसी को और कुछ पूछना है तो वो पूछ लो बेटा, है ना। अब किसी को और कुछ पूछना है तो वो ही पूछ लो, नहीं तो अपना जीवाणु अभिरंजन भी बचा था। मैं जीवाणु का अभिरंजन भी आपको बता देती हूँ, बैक्टीरियल स्ट्रेनिंग। तो लैब टेक्निक क्या है, लैब में जीवाणु मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया व ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो अपन क्या करते हैं, ताजा दही लेते हैं, दही सभी लेके आते हैं, ताजा दही लेते हैं इसमें, ठीक है। अब स्ट्रेनिंग प्रोसीजर क्या है, स्लाइड पर दही के पानी की बूंद का आलेप बना लेते हैं। दही स्लाइड पे अपन एक स्लाइड है बेटा, आप सभी लोग जानते हो, उस पे अपन दही लेंगे, उस स्लाइड पे दही का स्मीयर बना लेंगे, दही की एक बूंद रखेंगे या दही थोड़ा सा रख के उस पर दही का आलेप बना लेते हैं, इसलिए मैंने आलेप। और इस आलेप स्लाइड पर दही के पानी दही की बूंद का आलेप बनाकर क्रिस्टल वायलेट से कपलिंग जार में 1 मिनट के लिए स्लाइड को चिमटी से डुबोकर बाहर निकालते हैं। पहले तो स्फीयर बना लिया अपन ने, फिर इसको अपन कुछ देर तक बेटा गर्म भी करते हैं, फिर क्रिस्टल वायलेट से अभिरंजित करते हैं। इस स्लाइड को अपन किससे अभिरंजित करते हैं, क्रिस्टल वायलेट से स्टेन करते हैं। कितने मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए क्रिस्टल वायलेट से। फिर इस स्लाइड को ब्लॉटिंग पेपर पर खड़ा कर उस पे लगे अतिरिक्त स्टेन को हटा दें, इसे सुखाकर फिर पानी से भरे कपलिंग जार में रखकर धो लें। पहले मैंने क्या बताया बेटा, मतलब स्लाइड पर दही लेते हैं, थोड़ा सा दही, और इस दही का स्मीयर बना लेते हैं, आलेप बना लेते हैं। इसके बाद इसको अपन क्रिस्टल वायलेट स्टेन से अभिरंजित करते हैं और क्रिस्टल वायलेट से कपलिंग जार में 1 मिनट के लिए स्लाइड को चिमटी से डुबोकर बाहर निकाल लेते हैं। क्रिस्टल वायलेट से स्टेन 1 मिनट के लिए करते हैं। फिर जब क्रिस्टल वायलेट से स्टेन कर लिया 1 मिनट के बाद, फिर इस स्लाइड को अपन क्या करते हैं, फिर पानी से धो देते हैं और इस स्लाइड को फिर अब आयोडीन से अभिरंजित करते हैं। इस क्रिस्टल वायलेट के बाद किसका नाम आया, आयोडीन से अभिरंजित करते हैं। और 1 मिनट के बाद या आप 30 सेकेंड ले लो, 30 सेकेंड के लिए आयोडीन से स्टेन करते हैं। इसके बाद इस स्लाइड को फिर से जल से वॉश कर देते हैं, मतलब पहले क्रिस्टल वायलेट से स्टेन किया, फिर पानी से धो दिया, फिर उसके बाद आयोडीन से 30 सेकेंड के लिए स्टेन करते हैं, फिर उसको वॉश आउट कर दिया जल से। फिर इस स्लाइड को जिसको अपन आयोडीन से स्टेन कर चुके हैं, उसको अपन अल्कोहल में डुबोकर तुरंत ही निकाल देते हैं। फिर अल्कोहल में अपन उसको डिप करते हैं, किसको, स्लाइड को, और तुरंत ही निकाल देते हैं। और उसके बाद अल्कोहल के बाद अपन इस स्लाइड को सल्फरेनिन से अभिरंजित करते हैं। किससे अभिरंजित करते हैं, सल्फरेनिन से स्ट्रेन करते हैं। कितने मिनट के लिए, 30 सेकेंड के लिए। 30 सेकेंड के पश्चात इस स्लाइड को निकालकर ब्लॉटिंग पेपर पर सुखाकर पानी से धो लें तथा सुखाकर माइक्रोस्कोप में देखें, तो अपन को क्या दिखेगा। अब ऑब्जर्वेशन में लिखोगे कि माइक्रोस्कोप में देखने पर ग्राम पॉजिटिव जीवाणु बैगनी रंग के दिखाई देते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे, जब अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्लाइड को देखते हैं तो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु बैगनी रंग के वायलेट कलर के दिखाई देते हैं तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणु लाल रंग के दिखाई देते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या है, लैक्टोबैसिलस, ये दही में खूब अच्छी तरह पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस व स्ट्रेप्टोकोकस। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज़ैंथोमोनास व स्यूडोमोनास, ज़ैंथोमोनास व स्यूडोमोनास
तो अपना ये प्रैक्टिकल भी बचा था, इसको भी कर लेंगे, तो आपकी जूलॉजी में भी है। तो मैंने फिर वापस से इसकी विधि बता रही हूँ। विधि को भी बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ कि एक स्लाइड लेंगे बेटा, स्लाइड आप सभी लोग जानते हो, साइंस के लोग हो। इसमें दही की एक बूंद रखेंगे या एक ड्रॉप दही की रखेंगे और दही का लेप बना लेते हैं, स्मीयर बना लेते हैं। फिर इसके बाद जब ये दही सूख जाता है स्लाइड पे, तो इस दही के साथ जो दही का स्मीयर बन गया स्लाइड के ऊपर, इसको अपन बेटा क्रिस्टल वायलेट्स से अभिरंजित करते हैं। कितने मिनट के लिए करते हैं? केवल 1 मिनट के लिए करते हैं। उसके बाद इस स्लाइड को ब्लॉटिंग पेपर पर खड़ा करके अतिरिक्त स्टेन को हटा देते हैं और फिर इस स्लाइड को, जिसको कि अपन ने क्रिस्टल वायलेट से स्टेन किया था 1 मिनट के लिए, उसको अपन पानी में, मतलब पानी से धो देते हैं या पानी से वॉश कर लेते हैं, टैप वाटर, सिंपल टैप वाटर से। इसके बाद फिर इस स्लाइड को अपन आयोडीन से अभिरंजित करते हैं। पहले क्या लिया था? क्रिस्टल वायलेट। दूसरा क्या लेंगे? आयोडीन से स्ट्रेन करेंगे 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के लिए आयोडीन से स्ट्रेन करने के बाद फिर इस स्लाइड को अपन पानी से धो देते हैं और फिर इस स्लाइड को, जिसको अपन आयोडीन से स्ट्रेन कर लिया था, इस स्लाइड को अल्कोहल में डुबोकर तुरंत ही निकाल लेते हैं। अल्कोहल में डिप करेंगे लेकिन इसको तुरंत ही निकाल लेंगे। फिर पानी के जल से धो देंगे और इसके बाद तीसरा अपन यूज करेंगे सेफ्रेनिन। फिर अल्कोहल के बाद सेफ्रेनिन से अभिरंजित करेंगे, स्ट्रेन करेंगे और 30 सेकंड तक सेफ्रेनिन से स्ट्रेन करेंगे और फिर 30 सेकंड के बाद अपन इस स्लाइड को फिर से पानी से धो लेंगे और फिर माइक्रोस्कोप में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। तो अपन को क्या दिखेगा कि जो माइक्रोस्कोप में देखने पर बेटा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो जीवाणु बैगनी रंग के दिखाई देते हैं। सॉरी, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो बैगनी रंग के दिखाई देंगे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बेटा लाल रंग के दिखाई देंगे। तो यही वाले प्रैक्टिकल बचे थे कि जूलॉजी में भी है। मैं आपको आते ही जैसे ही होगा ऑफलाइन की ऑनलाइन अपन परफॉर्म भी कर लेंगे। अनियन में से अनियन रूट टिप्स भी निकल आई थी, लेकिन जैसे ही ये पता चला तो अभी तो आप यही कर लो, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल बेटा जिसकी नहीं हुई है वो बीएड वाले से, हाँ बीएड वाले की नहीं, पास कोर्स के अगर कोई है यहाँ पे, सब बीएड वाले हैं तो आप कॉलेज गेट पे सबमिट कर दें। बीएड वाले के लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है अभी कि वो 17 को करे 20 को करे, ये हार्ड एंड फास्ट आपके लिए रूल नहीं है, ठीक है ना बेटा। और किसी को कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकता है बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो प्रैक्टिकल से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। मैम अब हमारे प्रैक्टिकल हो गए कंप्लीट? बेटा आप लोग सब बीएड के हो ना सारे, नीतू बागड़े और निकिता, है ना? यस नहीं मैम, बीएससी के भी हैं। बीएससी के तो यही वाला बचा था ना अपना अनियन रूट टिप्स का। एक अनियन रूट टिप्स में अनियन निकल रही थी, इसको परफॉर्म कराएंगे बेटा। और जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बताया ना ये वाले भी, तो बीएससी पास कोर्स के बस यही बचते हैं। और बीएड वाले को आप कहोगे तो हम आपको वापस रिपीट में करा देंगे एल्गी का, फंगस का, क्योंकि बीएड वाले ने तो भागना शुरू किया है। एल्गी है, फंगस है, ब्रायोफाइट्स है। पास कोर्स में 2 ही प्रैक्टिकल बच लेते बेटा, है ना, पास कोर्स वाले में। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम हमारे प्रैक्टिकल कब होंगे? बेटा प्रैक्टिकल एग्जाम प्रैक्टिकल 30 तक तो कुछ होएगा ही नहीं। अब पैनल जब आएगा तो मई में ही मान लो बेटा, क्योंकि 30 तक तो बंद है ही। आप लोग 30 तक कॉलेज नहीं आओगे, नोटिस तो आई गया। और फिर तो 1 मई के बाद जो भी सिचुएशन रहती है वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे बेटा। तो अब तो आपके एग्जामिनेशन से पोस्टपोन होने आ गए। राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स हैं वो भी स्थगित कर दिए हैं। तो बेटा कोरोना इतना फैल गया है, तो देखते हैं बेटा, फिर उसके अनुसार नोटिस आ जाएगा। मुझे पता लगा तो मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है बेटा। मैम मैम बेटा मैम कल से भी यही टाइम रहेगा ना हमारा प्रैक्टिकल का? हाँ यही रहेगा बेटा। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का 9:40 पे दे रखा है ना आपके पास, जो टाइम टेबल भेज रखा है वही रहेगा 9:40 से, है ना। ये मैम बीएससी वालों को
हाँ, बीएससी वालों को प्रैक्टिकल फाइल सबमिट भी करवानी है क्या? बीएससी बीएड वालों को अभी नहीं करवानी, बीएससी पास कोर्स को। लेकिन आप लोग या तो अपने पापा को भेजोगे या खुद आओगे, तो गार्ड साहब है, गार्ड है ना अपने कॉलेज के गार्ड साहब, उनको गेट पे दे जाओगे। और खुद आपकी कॉलेज में भी 30 तारीख तक एंट्री नहीं है, गार्ड साहब को कॉलेज पे दे जाना, फिर मैं गार्ड साहब से ही चेक करके गार्ड साहब को ही भिजवा दूंगी। और आप लोग कलेक्ट कर लो, ये किसके लिए है, बीएससी पास कोर्स। और बीएड वाले की भी मैम, हाँ, तो ऐसा जिसकी चेक है वो क्यों लाएगा? क्या बेटा, ओनली जिसको चेक करवानी है वो ही देनी है ना, और जिसकी चेक हो गई वो तो खुद को ही रखना है। हाँ वो खुद को ही रखना, जिसकी चेक हो चुकी वो नहीं देगा, जिसकी चेक करवानी है वो ही आएगा और गार्ड साहब को दे जाएगा। और बीएड वालों के लिए सुन लो, ये जरूरी नहीं है कि आप 20 तक करो, आप इसको 30 तक भी दे सकते हो। बीएड वालों के लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना, केवल पास कोर्स के लिए है। तो मंडे को आके पास कोर्स वाले जिसकी फाइल चेक नहीं हुई है वो कराना गार्ड साहब को, बीएड वाले को नहीं कह रही मैं, केवल पास कोर्स, है ना बेटा? ठीक है, ओके मैम। ओके बेटा। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना आप लोग। ओके मैम।